सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में कहां पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया। तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। अभी आपको पता है 14 अप्रैल को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई। कौन सी? 131वीं। तो उसी मौके पर महाराष्ट्र के लातूर में उनकी 70 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई और उसे ही बोला गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री भी थे। अच्छा, वैसे वर्तमान में हमारे कानून व न्याय मंत्री कौन है? किरण रिजिजू हैं। इनकी कुछ फेमस पत्रिकाएं हैं जिसमें से दो आप याद रखो, एक है मूक नायक और एक है बहिष्कृत भारत। उसी तरह से काफ़ी इनकी पुस्तकें भी हैं जिसमें से एक आपको याद रखनी है, जाति प्रथा का अंत। ये इंपॉर्टेंट है। और पुस्तकों की अगर बात आ रही है तो आपको याद होगा पिछले साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके ऊपर 4 बुकों को लॉन्च किया था और उन बुकों को किसने लिखा था? किशोर मकवाना ने। अब उन बुकों के नाम क्या है? ध्यान से सुनो। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। अब देखो स्टैचू की बात हो रही है तो कुछ स्टैचू आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, आप सबको पता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैचू है। कहाँ पर? केवड़िया, गुजरात में। केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे जो साडू बेट द्वीप है वहां पर स्थित है ये स्टैचू। ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है जिसकी लंबाई है 182 मीटर। इसके वास्तुकार कौन है? राम वी सुतार है। बाकी स्टैचू ऑफ पीस आपको पता है राजस्थान के पाली जिले में है। ये किसकी है? आचार्य विजय वल्लभ जी की है। 151 इंच की ये अष्ट धातु से बनी स्टैचू है जो कि जमीन से 27 फीट ऊंची भी है। फिर आपने पढ़ा होगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। संत रामानुजाचार्य जी की स्टैचू है ये। अब एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, आपको बताना है कि भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पे बनाई जा रही है। इसकी लंबाई लगभग है 100 फीट। आपको बताना है कहाँ पर। हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किसे व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर भूषण कुमार। तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा, व्यक्तिगत श्रेणी में तो इनको मिल गया, संस्थागत श्रेणी में गुजरात के कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है ये सम्मान। अच्छा, कुष्ठ रोग की बात हुई है जिसे लेप्रोसी कहा जाता है। इसके लिए एक डे भी मनाते हैं हम लोग, विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। कब मनाते हैं वैसे? तो याद रखना जनवरी के लास्ट संडे को। तो इस बार हमने 30 जनवरी को मनाया था। ये किससे होने वाला एक रोग है? वायरस या बैक्टीरिया? ऑब्वियस बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और याद रखना लेप्रोसी को ही हैंसन रोग भी कहते हैं। हैंसन जो थे ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने खोज की थी इसकी, इसलिए हैंसन कहते हैं। बाकी अगर आपसे पूछें कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने थे अभी? डॉक्टर एस राजू। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अच्छा, कछुओं के संरक्षण के लिए बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किसे मिला था? डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को। और 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार मिला डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। तो ये नाम भी ध्यान रखना। अच्छा, अगर यहाँ पे एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूं, पिछले साल हम लोगों ने पढ़ा था 2021 में कि 2019 का और 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो याद रखना 2019 का तो मिला था ओमान के स्वर्गीय सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैद को और 2020 का मिला था बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पुरानी चीज़ें भी, कम से कम पिछले 6 महीने या 1 साल तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो रिकॉल करते रहो। और इसी के लिए हमने एक रिवीजन वाला वीडियो स्टार्ट कर रखा है आपका, जिसमें हम क्या करते हैं 20 तो पिछले 6 महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, जिसमें से 10 आपके स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। और वो स्टैटिक क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं? जो आपके करंट अफेयर्स बनते हैं वहीं से स्टैटिक क्वेश्चन निकाले जाते हैं। 10 डेज वाले क्वेश्चन भी होते हैं और पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन तो होता ही है। और उसमें एक ही शीट को हम कई बार रिवीजन कर लेते हैं। भाई रिवीजन का मतलब क्या हो गया? एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ोगे वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग सुबह पूजा पाठ नहीं करते हो, कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ते होंगे, गायत्री मंत्र पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बार बार पढ़ते रहते हो तो वो चीज़ें भी आपको याद हो जाती है, जिसको केवल दिन में आप एक ही बार पढ़ते हो, मुश्किल से 5 मिनट।
तो जब वो चीज़ें, वो संस्कृत के कठिन श्लोक आपको याद हो सकते हैं तो ये क्यों नहीं याद हो सकता। इसीलिए वो रिवीजन क्लास आपकी स्टार्ट करिए ताकि आपको चीज़ें याद हो सके कम से कम एग्जाम तक। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा रिवीजन वाला तो वो देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको बेनिफिट मिलता है, कुछ दिन कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा, 2-4 दिन कंटिन्यू रख के देखिए। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो कंटिन्यू करिए, वरना मत करिए। बस आपको बेनिफिट होना चाहिए। और अगर चीज़ें अच्छी लगती है, मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें ताकि इन्हें कंटिन्यू रखने में हमें भी अच्छा लगे। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा इकबाल सिंह लालपुरा। तो अभी इकबाल सिंह लालपुरा को एक बार फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नाम याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये संवैधानिक आयोग है या वैधानिक आयोग है? तो आंसर होगा वैधानिक आयोग है। ये संवैधानिक आयोग नहीं है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो एक तो ये याद रखना है। इस तरह के और कौन कौन से आयोग हैं जो संवैधानिक आयोग नहीं है? ये प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में कई बार। जैसे नीति आयोग हो गया, अल्पसंख्यक आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सब वैधानिक आयोग हैं। अच्छा, वैसे भारत में कितने अल्पसंख्यक हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, टोटल कितने? 6 हैं। ये भी ध्यान रखना। अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने थे? मनोज सोनी बने थे। और मनोज से याद आएगा आपको, हमारे अगले आर्मी चीफ कौन होंगे? मनोज पांडे। और अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बने थे सुमंत सिन्हा। और एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश कुमार सकलानी बने, जबकि सीबीएसई के चेयरमैन बने थे विनीत जोशी। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अप्रैल को। चगास रोग, जिसे साइलेंट डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं या बहुत हल्के लक्षण होते हैं इसीलिए। और ये जो रोग है ये पैरासाइट यानी कि परजीवी ट्रिपेनोसोमा क्रीजू के कारण होता है। और इस दिन का नाम ब्राज़ील के एक डॉक्टर कार्लोस रिबेरो चगास के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 14 अप्रैल 1909 को पहले मामले का निदान किया था। तो इस बीमारी की रोकथाम, उसके नियंत्रण या उन्मूलन के लिए आवश्यक संसाधनों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे 14 अप्रैल को मनाया जाने लगा। क्या? वर्ल्ड चगास डिजीज डे। और बात करें इस बार की थीम क्या रही? चगास रोग को हराने के लिए हर मामले की खोज और रिपोर्टिंग। चलिए बताइए, अभी हाल ही में हियर योरसेल्फ नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा प्रेम रावत ने। तो भारतीय लेखक हैं ये प्रेम रावत, जिन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है हियर योरसेल्फ। ये बुक लोगों को अपनी क्षमता को समझने में मदद करने के लिए है। ये उन्हें शोरगुल वाली दुनिया में शांति पाने में मदद करेगा। और ऐसा उन्होंने कहा, लेखक ने कहा है कि दर्शकों को बेहतर आत्मसमझ विकसित करने में मदद करेगी ये बुक। नाम है हियर योरसेल्फ। किसने लिखा? प्रेम रावत ने। और हमारे पूर्व कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है विनोद रॉय। अभी उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? नॉट जस्ट द नाइट वॉचमैन। और अमर मित्रा का नाम पढ़ा है आपने, बंगाली लेखक है। अभी 2022 का ओ हेनरी अवार्ड मिला था इनको, इनके एक शॉर्ट स्टोरी के लिए जिसका नाम है गांव बूरो। और आलोक चक्रवाल, अभी इन्होंने भी एक बुक लिखी है बिरसा मुंडा जनजाति नायक नाम से, जिसको हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। याद रखना ये पॉइंट भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया? तो आंसर होगा आर प्रज्ञानंद ने। तो 16 साल के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञानंद, जिन्होंने आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन चेस टूर्नामेंट को जीत लिया है। इसमें उन्होंने हम वतन डी गुकेश को हराया। अच्छा, आर प्रज्ञानंद से आपको याद होगा, अभी वर्ल्ड नंबर 1 चेस प्लेयर जो है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन, उनको हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने थे आर प्रज्ञानंद। चलो आप मुझे बताओ, फिडे शतरंज ओलंपियाड ये 2022 में होंगे। पहली बार भारत में होंगे ये, लेकिन होंगे कहाँ पे? चेन्नई में। और भारत की अभी 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? प्रियंका नुटक्की बनी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की है ये। और तनिष्का कोटिया, ये भी एक चेस प्लेयर है। इनका नाम भी न्यूज़ में था क्योंकि गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। बाकी आप जानते हो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? अभिमन्यु मिश्रा है। और भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो डी गुकेश हैं, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे युवा हैं। वैसे भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहाँ पे खुलेगी? ये भुवनेश्वर में खुलेगी। और हमारे पहले ग्रैंड मास्टर पुरुषों में बात करेंगे तो विश्वनाथ आनंद हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर
और इन्हें 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कहते हैं, जिसमें अब पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। और वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी है। और वैसे चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे। फिडे का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है। और चेस डे हम मनाते हैं 20 जुलाई को। और 2 स्टैटिक प्रश्न और बताए थे आपको कि जो आपका चेस बोर्ड हो गया, इसमें पूछें कि ये टोटल कॉलम कितने हैं, तो 64 हैं। और अगर पूछे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इस चेस बोर्ड में, तो आंसर होगा 204 है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा नीदरलैंड। तो FIH जूनियर वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2022 ये हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, जिसे अभी जीत लिया नीदरलैंड ने। नीदरलैंड ने चौथी बार ये खिताब जीता है। किसे हराया? अभी जर्मनी को। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये तो 2022 का था ना। अब 2023 में जो महिला FIH हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप होंगे, जो कि उसका 10वां संस्करण होगा, कहाँ पे होगा? चिली की कैपिटल सैंटियागो में। देखो, नीदरलैंड की बात है तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री है मार्क रूट। और आपको याद है फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो इस साल के लास्ट में होंगे, कहाँ पे? कतर, दोहा में। इसका शुभंकर क्या है? लाइब, जो कि एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अति कुशल खिलाड़ी। और इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर बना है बाईजूज। अभी याद होगा अदिदास ने इसके लिए एक फुटबॉल भी लॉन्च की थी, जिसका नाम क्या रखा था? अल रिहला। अच्छा, आप तो ये बताओ, इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने केरला ब्लास्टर्स को हरा करके। और अभी सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हुई थी केरल में, जिसको जीता किसने? मणिपुर ने। और 2023 में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहाँ पे होंगे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होंगे। और जो कोपा अमेरिका 2021 हुआ था, उसको जीता था अर्जेंटीना ने। यूरो कप 2020 को जीता था इटली ने। और विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? उड़ीसा में। बाकी फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। याद रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए किसे मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया, यानी कि चीफ कोऑर्डिनेटर? तो आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंगला को। G20 की बात करते हैं, इसमें 19 देश आते हैं और एक यूरोपियन यूनियन हो गया। और 2021 की G20 समिट ये हुई थी कहाँ पे? इटली में। 2022 की ये होगी इंडोनेशिया में। और 2023 में G20 समिट का आयोजन करेगा, उसे होस्ट करेगा भारत। तो जब भारत इसकी अध्यक्षता करेगा ना, उस समय इसके मुख्य समन्वयक होंगे, चीफ कोऑर्डिनेटर होंगे कौन? हर्षवर्धन श्रृंगला। आपको याद है ये नाम हमने पढ़ा था, ये अभी भारत के विदेश सचिव थे। लेकिन हमने एक और प्रश्न पढ़ा था कि अब नए विदेश सचिव कौन बनेंगे? विनय मोहन क्वात्रा। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रेसिडेंट कौन बने? टी राजा कुमार। और भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर कौन बने? जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार नाम के एक और व्यक्ति हैं जो कि अभी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में उत्सव पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक डिजिटल पहल है? तो आंसर होगा पर्यटन व संस्कृति मंत्रालय। तो हमारे पर्यटन व संस्कृति मंत्री कौन है पहले तो ये बताओ? जी किशन रेड्डी है। और अभी इन्होंने उत्सव पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आप जानते होंगे आज़ादी के 75 वर्ष को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, और अभी इसी के लिए ये उत्सव पोर्टल लॉन्च किया गया। तो अब इसमें क्या होगा? तो जितने भी भारत के प्रमुख पर्यटक स्थल है वहाँ से आपको लाइव दिखाया जाएगा, वहाँ के कार्यक्रम, वहाँ के त्यौहार, वहाँ के मेले आपको लाइव दिखाए जाएंगे इस पोर्टल से। अच्छा, अभी आपको याद होगा हमने 2-3 दिन पहले ही तो पढ़ा था कि संस्कृति मंत्रालय ने अभी भारत के मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव दिखाने के लिए एक वेबसाइट को भी तो लॉन्च किया था, और उसका नाम क्या रखा था? टेम्पल 360। उससे पहले संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा उसको भी शुरू किया था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हर साल सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 13 अप्रैल को। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि ये विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, जम्मू कश्मीर में है सियाचिन। एक्चुअली में हुआ क्या था, 35 साल पहले 1984 में पाकिस्तान ने इस पर धोखे से कब्जा कर लिया था।
फिर हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ने के लिए, वहाँ से भगाने के लिए 13 अप्रैल 1984 1984 को एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत, और पाकिस्तान को इस ऑपरेशन के तहत वहाँ से लात मार के भगा दिया और फिर भारत का तिरंगा वहाँ पे लहराया था। कब? 13 अप्रैल को। इसीलिए हर साल 13 अप्रैल को हम लोग सियाचिन दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, सियाचिन ग्लेशियर ये किस घाटी में है? नुब्रा घाटी में। अगर मैं आपसे पूछूं आर्मी डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। नेवल डे 4 दिसंबर को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस भारतीय राज्य में 65 बड़े बलुआ पत्थरों के कलशों जार्स की पहचान की है? तो आंसर होगा असम। तो इन बड़े बलुआ पत्थरों को क्या कहते हैं? बड़े मतलब मेगा, पत्थरों को कहा जाता है लिथ, तो मेगालिथ इनको कहते हैं। प्राचीन काल में इनका जो उपयोग है किस लिए होता था? जो शव होते हैं जिनको दफना देते हैं तो उनके ऊपर स्मारक स्थल बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और अभी इसके 65 जार्स मिले हैं असम में, और ऐसे ही जार्स इंडोनेशिया और लाओस में भी खोजे गए थे। लेकिन यहाँ पे बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, और आपको याद होगा अभी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ये फिर से अध्यक्ष बन गए। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और अभी आपको याद होगा, अच्छा, असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? अजंता नियोग है। और असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक कौन है? वायलेट बरुआ है। और अभी असम ने ही अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था रतन टाटा जी को, जिसे कहते हैं असम वैभव। और भारत का पहला ई फिश मार्केट एप्लीकेशन ये असम ने लॉन्च किया था, जिसका नाम है फिश वाले। और असम के जोडीमा राइस वाइन को भी जीआई टैग मिला था, जो कि पूर्वोत्तर की पहली शराब है जिसे जीआई टैग मिला है, जिसे जोडीमा चावल से बनाया जाता है। और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, और यहाँ से याद रखना, सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क यही है। और भारत का सबसे नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क है। असम का इससे पहले 6वां नेशनल पार्क कौन सा बना था? रायमोना नेशनल पार्क, जो कि गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। उससे पहले यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हुए करते थे, और वो 5 कौन कौन से थे? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान घटा करके कितना कर दिया? तो आंसर होगा 2.8%। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट को घटा करके 2.8% कर दिया। पहले कितना लगाया था अनुमान? 4.1%। तो 4.1% से घटा के 2.8% कर दिया। किसने? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना होती 1995 में, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है नाओजी ओंकाजा-इवेला, जो कि नाइजीरिया से हैं। टोटल मेंबर कंट्रीज है 164, और 164वां कौन सा बना था? अफगानिस्तान बना था। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो होंगे, कहाँ पे होंगे? यूएस और वेस्ट इंडीज़ में होंगे। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो फिर एक बार याद दिला दूं, वीडियोस को प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या फैमिली में कोई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक उनके साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियोज़ पर क्योंकि रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो बहुत बुरा भी लगता है, तो आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा भी लगेगा। अब आप ही लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें याद रहे, इसकी क्विज़ बना करके अपलोड कर दी गई है। अच्छे से क्विज़ लगाओ, टेस्ट लगाओ, बार बार रिवीजन करते रहो। बस रिवीजन याद रखना, करते रहना है, सब्जेक्ट से जुड़े रहना है, तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो क्विज़ बना करके अपलोड कर दिया आपके करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे आपको PDF भी मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।